अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुदैस मिर्ज़ा और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, भारत की जो जनता है उसने मोदी की दुर्गति में अगरबत्ती लगा के जो है उसकी आप कह सकते हैं कि जो इंतहा पसंदी और जो एक तासुब भरी सियासत थी उसकी चिता को जो है ना बेसिकली आग लगा दी है। और इस चिता को आग लगाने में जो है हमारे अली अनवार साहब हैं, उनका आर्टिकल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो कर रहा है। जो मोदी की जो तासुबाना और आप कह सकते हैं कि नफ़रत, ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ नफ़रत की जो सियासत थी उसको जो है वो बेसिकली वहाँ की जो हिंदू अवाम है उसी ने दफन कर दिया। और हमें क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ तक बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है मोदी को। जाहिर सी बात है 400 सीटों को दावा वो कर रहा था, लेकिन तकरीबन 240 सीटों पे जो है वो कामयाबी हासिल की है उसने। अब लोग यही समझ रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपोजिशन को दबा के रखा हुआ है, जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस बनाए थे और जिस तरीके से उन लोगों को दबा के, डरा के, धमका के इस इलेक्शंस के अंदर जो है तमाम तर चीज़ें चल रही थी, तो दुनिया यही समझ रही थी कि शायद मोदी को शायद खातिर ख्वाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से और वो आसानी से 400 सीटें जो हैं वो लेने में, या 400 सीटें ना भी हों लेकिन बासानी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो आर्टिकल को ही हम आगे लेके चलेंगे चीज़ों को, जिस तरीके से अली अनवार साहब ने इसमें बताया है कि उन्होंने मनमोहन सिंह ने जो उनके बारे में बात की कि भारत की सियासत के अंदर घटिया ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। और मैं क्या बात करूं यहाँ पर आपके सामने है जिस तरीके से मछली को, मुसलमान को, मुस्लिम लीग को और गोश्त खाने वालों को, ख़ास तौर पर मंगलसूत्र जैसे जो हिंदुओं के एक बड़े मुक़द्दस त्यौहार होते हैं, ख़ास तौर पे उनको इस्तेमाल किया गया। हिंदू राष्ट्र का इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया इस इलेक्शन की कैंपेन के अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे साफ लग रहा था कि मोदी जो है वो हिंदुओं का वोटर जो है ना, वो ये समझ रहा था कि शायद हिंदू इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में है, तो हम उनका वोट बैंक जो इस्तेमाल करके एक बड़ी तादाद में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली कांग्रेस को डेंट डालना, कांग्रेस की सीटों को मज़ीद तोड़ना। कांग्रेस जो 2019 में 54 सीटों के ऊपर मेरे ख़्याल से खड़ी थी, उनकी मज़ीद सीटों को जो है ना वो तोड़ना। और बाकी जो पार्टियां हैं साउथ इंडिया में जो लोग थे वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है या हिंदू जो हैं वो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके वोटों को हासिल करना, शायद ये मकसद था मोदी का, जो बड़े बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में मोदी को जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं मुँह की खानी पड़ी है। और अगर मैं यहाँ पर अयोध्या की बात ना करूँ, राम मंदिर और राम का इस्तेमाल करके इन्होंने हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और आप देखें कि अयोध्या से ही सीट हार गया बीजेपी जो है। उसका रीज़न ये बना कि शायद राम मंदिर के नाम पर ही बहुत करोड़ों रुपए जो है वो कमाया गया। और आपको मैं बताता चलूँ कि हिंदू जो वहाँ के रहने वाले जो हिंदू कम्युनिटी थी उनको नुकसान पहुँचाया गया। उनके घरों को कौड़ियों के दाम पे ख़रीद कर करोड़ों रुपए जो है उनके प्रॉपर्टी के नाम के ऊपर बनाया गया। वहाँ के हिंदुओं फाक़िया कशी पे जो है वो शिकार हो गए। और आगे अली अनवार साहब आर्टिकल में लिखते हैं कि लोगों को रोज़गार चाहिए। आप अगर अभी भी मंदिर, मस्जिद, ये तमाम तर चीज़ें अगर खेलते रहेंगे अपने इलेक्शन के अंदर, तो लोग अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू कर दी है। और फिर जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि अब ये झूठे वादे और लोगों को गुमराह करना, लोगों को किसी कास्ट के ख़िलाफ़, किसी नस्ल के ख़िलाफ़ उकसाना, उनके ख़िलाफ़ बात करना अपने जलसों के अंदर, मेरे ख़्याल से लोग अपनी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। और लोगों का मकसद बेसिकली नौकरी है, रोज़गार है। अब आज आप देखें कि भारत के अंदर जो 1% लोग हैं वो भारत के 40% लोगों की जो इनकम है या उनकी दौलत है उसका बराबर वो लोग हैं। 17 लोग ऐसे हैं भारत के जो ऑलमोस्ट आधी भारत की जो दौलत है उसके बराबर 17 लोगों की दौलत है। स्कैंडल्स आए मोदी के, अडानी के साथ, और फिर आप जो उनके एक बहुत बड़ा बिज़नेस एक ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, मुकेश अंबानी, उसके साथ बड़े रिलेशंस जो हैं वो समझे जाते थे। मन मांगे प्रोजेक्ट्स दे देना। इंडिया में अगर कोई रिफाइनरी भी लग रही है तो वो बग़ैर किसी जो है ना सोच विचार के एक ख़ास ग्रुप को दे दिया जाना और फिर बात करना मैं तो फ़कीर आदमी हूँ और बस झोला उठाऊँगा और निकल पड़ूँगा। मेरे ख़्याल से अवाम इन तमाम तर जो बेवकूफ़ाना जो बातें थी उनसे काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल चुकी है।
अब अगले इलेक्शंस के अंदर बात ये की जा रही है कि शायद और मज़ीद आप कह सकते हैं कि डेंट पड़ सकता है बीजेपी को, अगर उसने अपनी सोच को और अपनी तर्ज सियासत को नहीं बदला। अब आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में, अब आप देख लें लद्दाख में, अगर आप देख लें लद्दाख की सीट जो है वो बीजेपी हार गई है, पंजाब के अंदर सीट्स जो हैं वो बीजेपी हारी है, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर बीजेपी ने जो है वो सीट जो हैं वो लूज़ की हैं। तो तकरीबन कोई 64 सीटें जो हैं बीजेपी इसमें उसने लूज़ की हैं, 64 या 54 अगर मैं गलत ना हूँ तो। अब जो तकरीबन कांग्रेस है, राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की, भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मेरे ख़्याल से उसने वहाँ पर की और काफ़ी सारे लोगों को कामयाबी के साथ अपने साथ मिलाने में कामयाब हुआ। इंडिया ब्लॉक का उसने नाम दिया और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 232 पे जो है वो इंडिया ब्लॉक इस वक्त पार्लियामेंट में, वहाँ की जो लोकसभा है वहाँ पर खड़ा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के होगी आगे आने वाले सालों के अंदर, और नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट होगी वो इंतहाई कमज़ोर गवर्नमेंट होगी। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में तो देखने को मिलती थी कि MQM जो थी वो किंग मेकर होती थी। पिछली जो लास्ट गवर्नमेंट थी हमारी 2018 की इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की, तो वो भी इसी तरह से बहुत कमज़ोर बेसाखियों पे खड़ी थी, और जैसे ही कुछ मामलात उल्टे हुए और इकॉनमी का हाल बुरा हुआ तो आपके सामने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर गई। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंडिया में भी हो सकता है कि मोदी अपनी टर्म पूरी ना कर सके। नीतीश कुमार मेरे ख़्याल से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं जो किंग मेकर हैं इस वक्त, और उनके वोट, उनकी पार्टी के जो वोट हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो वक्त से पहले भी घर जा सकते हैं। असल में मोदी के साथ जो कुछ हुआ इस 2024 के इलेक्शन के अंदर, वो ख़ुद अपने लिए उसने ये सारे तमाम तर घड़े खोदे हुए थे। उन तमाम घड़ों में वो ख़ुद गिर गया। वो समझ रहा था कि शायद मैं एक शहंशाह हूँ, इस मुल्क में एक बादशाहत आ गई है और मेरी बादशाहत होगी। फिर हिंदू राष्ट्र का नाम जो है ना इस्तेमाल करना, और जो सेकुलर होने की जो दावे करते हैं इंडिया को कि यहाँ पर आज़ादी है, तमाम तर लोगों को आज़ादी है, तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है, सब लोग अपनी आज़ादी के साथ तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। फिर ये बात करना हिंदुओं, फिर अब राहुल गांधी और जो कांग्रेस है वो भी एक हिंदू जमात है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि अगर ये लोग जीत गए तो वो आप लोगों की दौलत, आप लोगों की प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देंगे। अगर ये मुसलमान 40 करोड़, जो एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की किसी मुल्क के अंदर, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तादाद किसी भी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमान, 35-40 करोड़ मुसलमान मौजूद नहीं है। तो अगर आप उनके ख़िलाफ़ अगर जाएंगे या उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो मेरे ख़्याल से आप फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बल्कि आप अपने मुल्क को ख़ुद तोड़ने की बात कर रहे हो। तो मैं बेसिकली खराज तहसीन पेश करूँगा इंडिया की आवाम को कि शायद उनको बात समझ आ रही है। असल में मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मोदी के बारे में, कि हम बात करते थे कि वो इत्तेहाद पसंद है और वो एक तासुब पसंद शख्स है। वो कभी भी इस ख़ित्ते के लिए, बेसिकली वो सिर्फ इंडिया के लिए ख़तरा नहीं है, वो एक ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। अगर आप इस तरह की नेगेटिव प्रोपेगेंडा दूसरी कास्ट या रिलीजन के बारे में रखेंगे और उनके ख़िलाफ़ जलसों में जाकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, फिर जो धोखेबाजी और जो बेवकूफ़ अपने जलसों में और लोगों से झूठे वादे इसने किए हैं वो तो एक डिफरेंट है। वो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, जिन्होंने ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो चित्रौल की है उस शख्स की। लेकिन मैं जो बात करूँगा वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में बात करूँगा। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो यही था कि शायद उसका तर्ज़ सियासत या तर्ज़ जो उसकी हुकूमत है वही दुरुस्त नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि किसी तरीके से इस ख़ित्ते के अंदर अमन हो, या इस ख़ित्ते के अंदर लोग, रहने वाले जो लोग हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अमन के साथ रहें, और एक दूसरे के मुल्कों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस ना हो, रियासत मुलव्वस ना हो। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए जितना वो बजट अप्रूव करते हैं, वो बजट अगर वो अपने मुल्क के अंदर लगाएं तो मेरे ख़्याल से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा हुआ है भारत के अंदर वो ना हो। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो शायद अवाम को समझ आई हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को समझ में आई हैं। उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझ आया, उनको पाकिस्तान की रियासत का मौक़िफ़ समझ आया कि हम सब अमन के साथ इस मुल्क में, इस ख़ित्ते के अंदर रहना चाहते हैं, हम पड़ोसी हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर इंतहा पसंदी भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिखाई जाएगी तो वो इस ख़ित्ते की तरक्की के लिए बेहतर नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मोदी जो हैं वो एक अच्छे बच्चे की तरह हुकूमत करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। और मेरे ख़्याल से जो राम हैं, हिंदुओं के जो भगवान हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी की मस्जिद को गिरा कर
सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, मैं हिंदुओं का वोट हासिल करने के लिए जो है वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दूँ। तो खैर मैं अब क्या कहूँ, सीट ही हार गए वहाँ से। अगर ये लोग इसको सही समझते तो मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप करता मोदी जो है वो अयोध्या से। तो नहीं कर सके, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों के मसले कुछ और हैं। और मुग़लों के बारे में बात करना, भाई मुग़ल चले गए यार, अब पाकिस्तान आज़ाद है, इंडिया आज़ाद है, अब बांग्लादेश आज़ाद है, अफ़गानिस्तान। अब मुग़लों की बात करके आप मुसलमानों को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहते हैं? फ़ला जगह पे कोई मस्जिद के अंदर कोई फ़ानूस निकल आ गया, कुछ निकल आ गया, वज़ू खाना में कोई शिवलिंग निकल आ गया, इस तरह की बातें जलसों में करना, हिंदुओं के जज्बात को भड़काना, मुसलमानों के जज्बात को भड़काना। भाई जहाँ हो रहो वहाँ अपने काम करो। आप अपने मज़हब को जो है ना आप प्रैक्टिस करो। मुसलमान अपना कर रहे हैं, क्रिश्चियंस अपना कर रहे हैं। एक दूसरे की मस्जिदों को गिरा कर और वहाँ मंदिर की बात करना, लोगों को बेसिकली नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना, मेरे ख़्याल से आप इस मुल्क का भी भला नहीं कर रहे हो, और आप मेरे ख़्याल से आप आने वाली नस्लों का भी भला नहीं सोच रहे हो। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। और बेसिकली जो आने वाले जो इलेक्शंस होंगे या आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, और बेसिकली कोशिश मेरी यही होगी कि जो इंडियन अवाम है ये इस वीडियो को ज़्यादा देखे पाकिस्तान से ज़्यादा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो इन आर्टिकल के अंदर बेसिकली मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। अली अनवार साहब जब ये आर्टिकल लिखते हैं तो मुझे पूरा कंटेंट मिल जाता है अपने व्लॉग में बात करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवार साहब, हमेशा आपका आर्टिकल एक पढ़ने से लायक रखता है। तो बस यही आपसे बात करनी थी मैंने इस तमाम तर व्लॉग के अंदर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग, और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और उम्मीद है कि इस खित्ते के अंदर अमन आएगा, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक अच्छे बच्चे की तरह, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 साल इस अपने मुल्क के अंदर हुकूमत की है, वैसे वो हुकूमत नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानते और अपने तर्ज़ सियासत को नहीं बदलते, द वे ही इज़ डूइंग अ पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो मेरे ख़्याल से अगले इलेक्शंस के अंदर फिर वो जो ये 240 हैं इसको 140 तक ले जाने में वो ख़ुद ही कामयाब हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था आपका होस्ट असद मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।